कई बैठकों के बाद भी, ट्रंप के बार बार कहने के बाद भी रूस यूक्रेन की जंग थमने का नाम नहीं ले रही है। एक तरफ पुतिन कहते हैं कि ठीक है, ट्रंप कह रहे हैं तो हम मान जाते हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की तलखियां जरूर दिखाते हैं, आके तेवर जरूर दिखाते हैं, लेकिन वापस जाके ये कहते हैं कि ठीक है, अमेरिका जो चाहता है हम करने को तैयार हैं, लेकिन हमें सुरक्षा गारंटी दे दें। अब अमेरिका ये कह रहा है, अमेरिका के जो विदेश मंत्री हैं मार्को रूबियो, वो ये कह रहे हैं कि 90 दिन से ज्यादा हम लोग बातचीत करते हुए हो गए, ये लोग मान नहीं रहे हैं, अगर नहीं माने तो हम पीछे हट जाएंगे, हमारा फिर कोई मतलब नहीं रह जाएगा। बार बार हम बैठकें करवा चुके हैं, ये लोग मानने को तैयार नहीं है। इससे एक चीज समझ आती है कि अमेरिका विफल रहा है, अमेरिका नाकाम रहा है इस जंग को रोकने में। बहुत बड़ी बड़ी डींगे जो हाँकी जा रही थी ट्रंप की तरफ से राष्ट्रपति बनने से पहले कि मैं होता तो जंग नहीं होती, मैं आते ही रुकवा दूंगा, वो अब तेवर कहां गए। मैं चेतन आपके साथ, मेरे साथ पंकज जी हैं, बहुत बहुत स्वागत पंकज जी आपका। वो तेवर कहां गए, यही सवाल है पंकज जी ट्रंप के। डोनाल्ड ट्रंप तो कह रहे थे कि जिस दिन मैं राष्ट्रपति बना 24 घंटे के अंदर युद्ध रुकवा दूंगा। हाँ। क्या हुआ? 24 घंटे नहीं, 24 दिन से ज्यादा हो गए। इसलिए कहते हैं कि कहना आसान है और करना मुश्किल है। और इसलिए मैंने इस शुरू से बताया था कि डोनाल्ड ट्रंप कुछ ज्यादा बड़े दावे कर रहे हैं। जंग रुकवाना, जो इतने लंबे समय से चल रहा हो जंग, वो संभव नहीं है इतनी जल्दी। लेकिन ये तो ऐसे कह रहे थे जैसे बस इनके बस में है वो पुतिन और यूक्रेन के ज़ेलेंस्की। नहीं हुआ। अब ये कह रहे हैं कि 90 दिन हो गए हैं, हम लगातार कोशिश करके थक चुके हैं, हार चुके हैं। दोनों में से कोई पक्ष तैयार नहीं है। और तैयार इसलिए नहीं है, यूक्रेन शायद तैयार हो भी जाता, लेकिन यूक्रेन को ठोस आश्वासन मिला है यूरोपीय यूनियन से। यूरोपीय यूनियन की अगर बैकिंग नहीं होती तो यूक्रेन अब तक सरेंडर कर चुका होता, पीस टॉक साइन कर चुका होता। लेकिन यूरोपीय यूनियन सबसे बड़ा हर्डल है आज की तारीख में डोनाल्ड ट्रंप के लिए। दूसरी बात, रशिया पे कई तरह के सैंक्शंस लगा के रखे हैं। जब तक आप वो सैंक्शंस हटाते नहीं, कैसे हम मान ले कि आप रशिया को पीस ऑफर कर रहे हैं? ये एक बहुत बड़ा इशू था। बाकी ज़ेलेंस्की इज नॉट एन इशू, यूरोपीय यूनियन इज। ज़ेलेंस्की तो प्यादा है ना, वो तो कठपुतली है, वो तो उनके इशारे पर लड़ रहा है। लेकिन अगर जो बैकिंग करने वाला है वही नहीं तैयार है कि शांति स्थापित हो, फिर कैसे होगा? और फंड बढ़ा रहे हैं। और देखिए, दूसरी तरफ से पुतिन को भी मैं बोल रहा हूं। पुतिन क्या कह रहे हैं कि ठीक है, अमेरिका शायद उतना डायरेक्ट इन्वॉल्व ना हो इसमें अब, लेकिन यूरोपीय यूनियन तो है, और यूरोपीय यूनियन को समझाने की जिम्मेदारी किसकी है? अगर आप अपने बैकयार्ड में, अपने गांव में लोगों को नहीं समझा सकते तो दुनिया के लोगों को कैसे समझाएगा? यूरोप क्या है? अमेरिका का बैकयार्ड ही है ना। अमेरिका जो कहता है वही ब्रिटेन करता है, वही यूरोपियन यूनियन के दूसरे देश करते हैं। लेकिन ये नहीं माने इस बात। इसका मतलब यह है कि अमेरिका की पकड़ कमजोर हुई है यूरोपीय यूनियन के देशों पर। अगर अमेरिका की पकड़ कमजोर हुई है तो अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका की पकड़ यूरोपियन यूनियन के अलावा रूस से भी कमजोरी हो गई। अब तो कहें कि यूक्रेन से भी कमजोर हो गई, तो इसमें भी कुछ गलत नहीं होगा। कि आपके पुतिन जो है वो तो ये कह रहे थे कि ठीक है, मैं मानने को तैयार हूं, आप उनको रोक लीजिए। वो ये कह रहे हैं आप इनको रोक लीजिए, और आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं। आप अरब देशों में जाकर बातचीत करवाने की बात करते हैं, टेबल पे आप खुद बैठ जाते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं हो पाता है। तो इसकी सबसे बड़ी वजह क्या मानी जा सकती है, क्यों नहीं हो पा रहा है? इसकी सबसे बड़ी वजह है अमेरिका का कम होता दबदबा। हनक जब कमजोर पड़ती है ना, जब राजा कमजोर होता है तो सूबेदार अपने आप सर उठाने लगते हैं। अमेरिका की दुनिया की राजनीति पे पकड़ कमजोर हुई है, इस बात को मान लीजिए। कभी अमेरिका पूरे दुनिया को डिक्टेट करता था 90s में। आज की तारीख में छोटे छोटे देश अमेरिका की बात मानने के लिए तैयार नहीं है। वो सैंक्शंस की धमकी देते हैं, वो टैरिफ की धमकी देते हैं, वो कुछ भी धमकियां देते हैं, पर लोग प्रतिक्रिया जरूर देते हैं, पर कोई मानता नहीं। अरे कनाडा जैसा टुच्चा देश, जिसकी आधी से ज्यादा अर्थव्यवस्था अमेरिका पे डिपेंड है, वो भी अमेरिका को आंख दिखा रहा है। वो भी कह रहा है कि तुम टैरिफ लगाओगे तो हम भी टैरिफ लगाएंगे। जबकि कनाडा जैसा देश
वो एक तरह से एक्सटेंडेड पार्ट ऑफ अमेरिका था, एक्सटेंशन था उसका। ये उसी तरह की बात है कि हर मामले में छोटा मोटा देश जैसे भूटान कल को भारत की कोई बात नहीं मानने लगे, इसका मतलब कि भारत की पकड़ कमजोर हुई है। बिल्कुल। या नेपाल, तो इसी तरह हो रहा है ये। वर्ल्ड पॉलिटिक्स इज वेरी कॉम्प्लेक्स। डोनाल्ड ट्रंप जैसा सोच रहे थे वैसा नहीं। डोनाल्ड ट्रंप को यह लगा कि यूरोपियन यूनियन या नाटो के देश अमेरिका का साथ देंगे, लेकिन नाटो के देश यूरोपियन यूनियन के देशों ने अमेरिका का साथ नहीं दिया, इसलिए यह शांति स्थापित नहीं हो सकी। इस बात को मानी, और यह पुतिन से ज्यादा डोनाल्ड ट्रंप के लिए चिंता करने की बात है। कोई भी यूरोप का आज एक देश ऐसा बता दीजिए कि जिसने ट्रंप ने जो कहा वो मान लिया? नहीं माना। अब डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका को सोचना है कि क्या अब भी नाटो को फंडिंग जारी रखनी है, क्या अब भी यूरोपियन यूनियन के देशों को अपना दोस्त समझना है या नए दोस्तों की तलाश करनी है। यह तो सोचना अमेरिका को है, और यह उसका प्रॉब्लम है या बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। आप चाइना से टक्कर लेने चले थे, रशिया से टक्कर लेने चले थे, और आपका पड़ोसी यूरोप के देश आपका कुछ कहना नहीं मान रहे हैं, कैसे लीजिएगा टक्कर? यह है सच्चाई। बिल्कुल। लेकिन बड़ी बड़ी बातों का क्या है? जेलेंस्की जैसा एक अदना सा देश व्हाइट हाउस में बैठकर उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति को सुना के चला आया। अब तक क्या हुआ? क्या रिटेलिएशन हुआ? नथिंग, जीरो। अमेरिका भी मजबूर है, इस पूरे प्रकरण ने साबित किया। कुछ तो मजबूरियां रही होगी, वरना जेलेंस्की ऐसे नहीं गरियाता। लेकिन उसके बाद उन्होंने सुन लिया। उसके बाद तो वो फिर भी कहते रहे कि ठीक है, आपको जो चाहिए, आपको जो खनिज पदार्थ चाहिए हमसे ले लीजिए, लेकिन हमें सुरक्षा तो मुहैया करवाइए। अच्छा, एक सेकंड मैं बताता हूं। गांव का सबसे बड़ा, समझिए कि जमींदार टाइप का कोई आदमी है, वो दो को पंचायत करा रहा है, और जो सबसे कमजोर आदमी हो गांव का, वो आया और जमींदार को सुना के चला गया। बाद में उसने डिजास्टर मैनेजमेंट करने के लिए कहा कि नहीं, उनका तो मैं सम्मान करता हूं, जमींदार साहब का, वो ऐसी बात नहीं थी, ऐसी मंशा नहीं थी। यही हो रहा है ना। अमेरिका ने खुद को पंच समझकर पंचायती कराया, और जो सबसे कमजोर था वो व्हाइट हाउस में बैठकर उसको सुना के चलाया। बाद में जो कहता रहा उससे क्या फर्क पड़ता है? बिल्कुल। लेकिन सुना के तो चलाया। कभी सोचा था कि अमेरिका के व्हाइट हाउस में कोई दूसरे देश का आएगा प्रीमियर, और अमेरिका के राष्ट्रपति को इस भाषा में जवाब देके चला जाएगा? हुआ या नहीं हुआ? और पूरी दुनिया ने देखा उसका लाइव टेलीकास्ट। मैं तो इस पूरे प्रकरण से, यूक्रेन वाले प्रकरण से खास तौर पे ये मान के चल रहा हूं कि अमेरिका का दबदबा कमजोर हुआ है, अमेरिका की दादागिरी अब वैसे नहीं चल रही है, और अमेरिका मजबूर हो रहा है। वो कभी धमका रहा है, कभी पुचकार रहा है। टैरिफ वाले मामले में देखिए ना क्या हुआ। शुरुआत में बड़ी बड़ी बातें की, फिर वक्त दिया है। यूक्रेन वॉर में भी यही है कि शुरुआत में बहुत बड़ी बातें की, अब 90 दिन का वक्त दिया। क्या हो गया? अरे आपकी सुन नहीं रहा है कोई, ये आपके लिए मंथन करने की बात है। और नहीं तो आप में दम होता तो जिस दिन जेलेंस्की ने या यूरोपियन यूनियन ने कहा था कि हम वॉर को कंटिन्यू करेंगे, उस दिन आपको पुतिन के साथ बैठकर इन सब को हड़का देना चाहिए था। लेकिन नहीं कर सके, मजबूरी। अमेरिका अंदर ही अंदर कमजोर हो रहा है, इकोनॉमिकली भी, मिलिटरली भी, और दुनिया को इस बात का एहसास है कि अमेरिका कमजोर हो रहा है धीरे धीरे। और इस बात का एहसास यूरोप को भी है, इस बात का एहसास रशिया को भी है, इस बात का एहसास चाइना को भी है। जब तक आप बदलाव नहीं लाते ना, परिवर्तन संसार का नियम है। आपने द्वितीय विश्व युद्ध के समय के साथी पाल रखे हैं। जब तक आप नए ताकतवर दोस्त नहीं बनाते, अगर आपका दोस्त आप पे डिपेंड होता है, तो फिर धीरे धीरे आप कमजोर होते चले जाते। यही हुआ अमेरिका के साथ। उसके जितने दोस्त हैं आज सब अमेरिका पे आश्रित हैं। कभी इनको इतना फंड दे दो, कभी इनको इतना फंड दे दो, बदले में वो क्या दे रहे हैं अमेरिका को? 30 साल से अमेरिका ने इस बात को नहीं सोचा। और दूसरी तरफ जो दूसरी दुनिया के देश हैं, भारत, चाइना, ब्राजील, साउथ अफ्रीका ग्रो करता चला गया। आज ब्रिक्स चैलेंज बन के खड़ा है। बिल्कुल। फिर वो धमकी दे रहे पर किसी पे कोई असर होना नहीं है। ये दुनिया बदल रही थी, अब और ये पंकज जी ये बहुत पहले ही समझ आ गया कि जब साउथ चाइना सी में चीन गलत तरीके से अपना दबदबा बढ़ाता है, वहां पर देशों को परेशान करता है, अमेरिका दखल देता है, अमेरिका ये कहता है कि तुम्हें समझ आना चाहिए, तब भी चीन नहीं मानता। हमें तभी समझ आ गया था कि अब अमेरिका का वो दबदबा नहीं रहा, जो दम भरता था वो अब खत्म हो गया है।
अमेरिका के कहने पर अब यूक्रेन नहीं मानता, अमेरिका के कहने पर ईरान नहीं मानता, अमेरिका के कहने पर अब यमन जैसा देश नहीं मानता। कौन सा ऐसा देश, अरे वो एक छोटा सा देश था वो क्या था, ग्रीनलैंड ना, ग्रीनलैंड, हाँ, कह रहे थे कि हम कब्जा कर लेंगे, ये कर लेंगे, चार बात सुना दिया, ये कुछ नहीं कर सकते, टॉपिक ही बंद। ये हाल है। अब ये सच्चाई है चेतन, और इस दुनिया भर में हर किसी को पता चल गया कि अमेरिका अब कुछ नहीं कर सकता। अरे अफगानिस्तान नहीं जीत सका, अब आप क्या जीतोगे? चाइना और रशिया को क्या जीतोगे? वहां से तालिबान धमका रहा है कि हिम्मत तो लेके दिखाओ। आ जाओ, कह रहे हो कि इतना बिलियन का हथियार है, बोला ले लो। हाँ, मतलब अगर कहें कि हंसी उड़वा रहा है अपनी, तो भी कुछ गलत नहीं होगा। नहीं, रीअलाइनमेंट का वक्त है दुनिया में। देखिए, मैं किसी भी देश को क्रिटिसाइज नहीं करता, लेकिन बदले वक्त के साथ बदलना पड़ता है। बिल्कुल। और जो भारत जो बार बार बोल रहा था ना, मल्टीपोलर वर्ल्ड, मल्टी डायमेंशनल डिप्लोमेसी, इस दो शब्दों का मर्म जिस समझिए। अब कोई बाइपोलर नहीं है कि या तो आप रशिया की तरफ या अमेरिका की तरफ, ऐसा नहीं है। इंटरेस्ट के हिसाब से अलग अलग वक्त पे अलग अलग जगह आप हैं। बिल्कुल, मल्टी डायमेंशनल डिप्लोमेसी होती है और मल्टीपोलर वर्ल्ड है। कोई एक पोल नहीं है। भारत एशिया में भी जाएगा, ब्रिक्स में भी जाएगा, क्वाड में भी जाएगा, आप इनवाइट तो करो, नाटो में भी जाएगा। हमारा क्या जाता है, हम सब जगह हैं। हम तो एससीओ में भी चले गए। भारत, ईश्वर भारत हर जगह मौजूद है। देखिए दुनिया के डिप्लोमेसी में। बिल्कुल। और तभी अब वैकल्पिक तौर पर जो है भारत को भी देखा जा रहा है, और भारत के जो व्यापार है वो भी वो नीति भी अच्छी तरीके से काम कर रही है। आज तमाम जो देश हैं वो और बड़े बड़े देशों को छोड़कर भारत से हथियार जो हैं वो खरीद रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी जीत कहीं ना कहीं कूटनीतिक भारत की है ही। जी देखिए, एक महत्वपूर्ण बात मैं तो, आज से 8-10 साल पहले तक हम सुनते थे कि नेक्स्ट डिकेड विल बी डिकेड ऑफ एशिया। एशिया का डिकेड होगा वो। यूरोप डिसइंटीग्रेट कर रहा है, डिग्रेड कर रहा है, और एशिया राइज कर रहा है। आज चाइना और इंडिया एशिया के ग्रोथ इंजन के रूप में स्थापित हो चुके हैं, और एशियान जैसे देश इसके डब्बे हैं, और बाकी देश भी धीरे धीरे मिल रहे हैं। ये जो एशिया का जो ट्रेन है ना, अपनी पूरी रफ्तार भरने के लिए तैयार है। सुना था ना, सूरज हमेशा पूरब से उगता है, अब पूरब से उगने के लिए सूरज तैयार है। बिल्कुल ठीक है। पश्चिमी देशों का दबदबा, और कहा यह जाता था कि दुनिया जो है वो पश्चिम से कंट्रोल होती है, उसको भी अब कहीं ना कहीं चेंज करने की बात जो है वो की गई, और वो दबदबा अब धीरे धीरे खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, देखना होगा आगे क्या होता है, लेकिन फिलहाल अभी बेबस अमेरिका नजर आ रहा है, और साफ तौर पर वो खिसियानापन भी नजर आ रहा है कि 90 दिन हो गए, हम नहीं कर पा रहे कुछ, तुम मान नहीं रहे हो, तुम नहीं मान रहे हो। अमेरिका जो है वो नहीं मना पा रहा है, ये साफ है। चलिए ठीक है, पंकज जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका चर्चा में जुड़ने के लिए। हमारे दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस पर क्या कुछ कहना चाहते हैं, क्या कुछ सोचते हैं अमेरिका की हालत पर, लिखें कमेंट बॉक्स में, और जुड़े रहें, देखते रहें एनएमएफ न्यूज।